इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, सही है, सही है। ये सी ए है, ये यू है, दिख रहा होगा। अब कहता है डेफिनेशन क्या है इसका, यू हैव फैमिलियर विथ अ नोटेशन ऑफ एरिया, बोल रहा है कि आपने इसके बारे में पहले से पढ़ा होगा, एरिया के वर्ड के आपने सुना होगा, उसका कैसा सिंबल होता है आपने सुना होगा इसके बारे में। द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ए सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर, बोलता है कि किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का, मान लीजिए कोई ऐसा फिगर है, हाँ बोलिए सर। एक मिनट थोड़ा रुकेंगे सर, हम एक इमरजेंसी कॉल है सर, हम एक बार रिसीव करके आते हैं। ठीक है, आइए रिसीव करके आइए, हम तब तक भूल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि इंटीग्रल कैलकुलस बोल रहा है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर हम उसका एरिया की बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं कि उसको कितना रीजन बाउंडेड करता है, रीजन को, इस रीजन को बोलते हैं इस कर्व के द्वारा। मान लीजिए इस कर्व का नाम है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हम बोलेंगे इस एफ एक्स कर्व ने कितना रीजन बाउंड किया है, बोलेंगे x इक्वल्स टू ए से लेकर के x इक्वल्स टू बी तक। तो इसको हम अगर लिखते हैं एरिया के तरीके से तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी, किसका कर्व है ये, तो बोलूंगा एफ एक्स का कर्व है। तो इस एफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें dx के साथ तो जो एरिया आएगा वो इस रीजन का एरिया कहलाएगा। ये है बेसिक मतलब इंटीग्रल एरिया का, कैसे हम समझते हैं ग्राफ के लिए। और ये कहने का मतलब है, हम इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम इन छोटे छोटे एरिया को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे एरिया को लेकर के हमें पूरा एरिया कवर करना था। उसके लिए मैंने लिखा है लिमिट x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी तक, यानी इनके सारे यहाँ पे छोटे एलिमेंट को जोड़ के हमने इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट किया है। अब देखो बुक में आगे क्या कहता है, हमारा बुक है फिजिक्स क्लास 11th कैलकुलस पेज नंबर 62। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए इज लेंथ टाइम्स ऑफ ब्रेथ, बोलता है कि अगर कोई रेक्टेंगल का एरिया होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग एरिया इसका, बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, सही बात है। अब कहता है एंड दैट ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, लेकिन अगर कोई कहता है कि कोई ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं 1/2 हाफ ऑफ बेस ये है और हाइट क्या है, ये हाइट है, तो हम बोलते हैं बेस इनटू का हाइट, ये एरिया हो गया ट्रायंगल के लिए, सही बात है। अब कहता है द बट हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर, मतलब अगर मेरा फिगर इस टाइप से हुआ या कोई और भी टाइप से हो सकता है, जैसे कि फिगर अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसे फिगर दे देगा, अब बोलेगा एरिया बताओ इस रीजन से लेकर के इस रीजन के बीच में, तो ऐसे फिगर को हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, तो उनके लिए हम बोलते हैं ये फिगर कैसे हैं, तो बोलेंगे इर्रेगुलर फिगर है। इर्रेगुलर फिगर के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ी, इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ी। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है, हमें एरिया बताता है वैसे फिगर का जो कि इर्रेगुलर है। अब कहता है द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ इंटीग्रल इज नेसेसरी इन कनेक्शन विथ सच प्रॉब्लम। अब कह रहा है कि इसमें अगर एरिया निकालना है तो इसमें कुछ मैथमेटिक्स का हमें हेल्प लेना पड़ता है, और वो मैथमेटिक्स उसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ऐसे एरिया जो कि इरेगुलर फिगर हैं उनके रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या हेल्प लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन का। अब कहता है एक एग्जांपल देखिए इसके ऊपर, क्या कहेंगे हम लोग, let us take a concrete example, let us take a concrete example कहेगा suppose a variable force fx act on a particle in its motion along x axis from x equals to a to x equals to b। कहता है कि मान लेते हैं let us take a concrete example and variable force fx acting on a particle on its motion along x axis। कहता है कि कोई एक फोर्स है
एक पार्टिकल जो है वो ट्रेवल करता है एक्स एक्सिस में, ये है मेरा एक्स एक्सिस, और पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है जब उस पर हमने फोर्स लगाया है, यानी वो फोर्स एक फंक्शन ऑफ एक्स है। फोर्स किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। अब वो किसी पार्टिकल पे लगता है तो उसने ट्रेवल किया कहां से कहां तक, तो बोलेंगे इस पॉइंट से शुरू किया इस पॉइंट तक। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स इक्वल्स टू ए से एक्स इक्वल्स टू बी तक। इस बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर में? एफ नाम दिया है उसको। कितना फोर्स लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। तो कहता है द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। तो बोलता है कि बताइए उस पार्टिकल ने जिसने ट्रेवल किया ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक तो कितना वर्क डन किया। तो बोलते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कैसा क्वांटिटी है? कांस्टेंट लग रहा है किसके बीच में? ए से बी के बीच में। तो बोलेंगे फोर्स इनटू, अब डिस्प्लेसमेंट कैसा है, उसने यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल किया है, तो सिर्फ ए से बी बोल देंगे तो नहीं चलेगा काम। बोलेंगे कितना एरिया जो वर्क डन बदला है हमें, तो बोलेंगे फोर्स और एक्स डिस्प्लेसमेंट के बीच के एरिया को बोलते हैं वर्क डन। ये एरिया क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय अ पार्टिकल। तो क्या लिखेंगे? द वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, और इसको लिख सकते हैं द एरिया रीजन बाउंडेड बाय, द एरिया रीजन या एरिया या रीजन बोलिए, बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स एंड एक्स। क्या बोलेंगे? द ग्राफ बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स के बीच का, द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एक्स के बिटवीन। तो यही एरिया को निकालने का तरीका है। इरेगुलर फिगर है, इसका फिगर कोई नाम नहीं है, सिर्फ लकीर है। इसका हम नाम, अभी तो दिख रहा है रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन अगर हम कहें कि इसका कोई नाम नहीं है तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? तो बोलेंगे इंटीग्रल की हेल्प से इंडिकेट करते हैं ऐसे फिगर का एरिया निकालने का। अब कहता है द प्रॉब्लम ऑफ डिस्कशन इन डिटेल इन चैप्टर 6। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 में, इसी अध्याय में जब वर्क डन पढ़ेंगे तो कैसे एरिया निकालते हैं उसको वहां पढ़ेंगे हम लोग। अब कहता है द फिगर 3.3 शो इन फिगर 3.3 शो द वेरिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फिगर 3.31 यही शो कर रहा है। कहता है द फोर्स वेयर कांस्टेंट एंड वर्क डन टू बी सिंपली द फ्रॉम बी टू ए, सो इन फिगर द डिस्प्लेसमेंट जनरल फोर्स इज वेरिंग। अब कह रहा है कि ए से बी के बीच में फोर्स कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। तो बोलेंगे ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बोलेंगे फोर्स कितना लगा? तो फोर्स हो गया मेरा एफ। तो वर्क डन कितना होगा? तो बोलेंगे एफ इंटू का बी इंटू ए। तो यहाँ तो हमारा आंसर आ गया एफ इंटू बी इंटू ए, लेकिन अगला इसी में फिगर दे रखा है कुछ और। तो एक तो एग्जाम्पल ये बन गया, समझ में आ गया। अब इसका एक और पार्ट क्या दे रखा है वो देखो। ठीक है, बट जनरल केस ऑफ फोर्स इज वेरिंग। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो मेरा आंसर निकल गया, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तब क्या होगा? तो देखो क्या होता है। नेक्स्ट फिगर है मेरा, अगर फोर्स वेरिएबल है यानी पार्टिकल में फोर्स ऐसे ट्रेवल कर रहा है, अभी भी फोर्स एक्स का फंक्शन है और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब कहता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स कैसा है? वेरिएबल है, मतलब हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। ये एक्स इक्वल्स टू ए है और अब क्या है? एक्स इक्वल्स टू बी है। अब जो मैं लिखूंगा वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यहाँ फोर्स को हम फिर फोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो फोर्स क्या है? एक्स का फंक्शन है, मतलब वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो अब इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस फोर्स जो फंक्शन एक्स का वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी डीएक्स लेना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम इसमें पहले एलिमेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं डीएक्स। मतलब मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है इस पूरे रीजन में, जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग? डीएक्स। और उस डीएक्स एलिमेंट में फोर्स कितना लग रहा है? तो बोलेंगे डीएफ। सही है, सही है। अब इस डीएक्स को कितना बोल रहे हैं? एक्स इनिशियल है और ये एक्स फाइनल, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस मैंने डेल्टा एक्स लिया है, उसमें फोर्स डेल्टा एफ लग रहा है। तो वैल्यू क्या आएगी? तो हम बोलेंगे इसको डी एफ
इनटू का dx। ये df फोर्स लग रहा है छोटे से एरिया में, उसमें dx लग रहा है, और इसी एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेकर b के बीच में, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b में, तो मेरा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ, वर्क डन का जरूरत क्यों पड़ा या इंटीग्रल का जरूरत क्यों पड़ा, कि जब फिगर इरेगुलर हुआ तो उसमें एरिया निकालना मुश्किल हुआ हमारे लिए, तब उसके लिए हमने लिया हेल्प किसका, इंटीग्रेशन का हेल्प लिया हमने। अब कहता है टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व सेकंड पार्ट, टू एम्प्लॉय द ट्रिक हैव डिवाइडिंग इन द इंटरवल ऑफ x एक्सिस फ्रॉम a to b and large number of n and the small interval of x1 x2 x2 x3 and so on. The area under the curve is divided into n stirrups and the value is approximately to a rectangle and the variation of fx is to negligible. The area of either strip is to be approximately. अब ये कह रहा है कि अगर आपने इसको डेल्टा एक्स लिया है, इसको आप मान लीजिए आपने एक एन स्ट्रिप लिया है, इस एन स्ट्रिप क्यों माने है कि इसको छोटे 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 एरिया में डिवाइड कर दिया है, ताकि हम पूरे को एरिया को एड अप कर सके और पूरा इंटीग्रल पूरा एरिया निकाल सके। तो बोल रहा है कि अगर इस छोटे से एरिया की वैल्यू क्या आएगी, तो बोलेंगे डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, फोर्स एफ एक्स। ये डेल्टा ए क्या है, ये एरिया है इस छोटे से इस रीजन का, तो बोलेंगे एफ एक्स इंटू एक्स आई माइनस का एक्स एफ कह रहे हैं, मतलब ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इन छोटे से एरिया का एलिमेंट का एरिया डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या बतलाएगा, इस छोटे से एरिया का एरिया बतलाएगा। इसी एरिया को हम क्या करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें टोटल एरिया मिल सके। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो एफ एक्स इंटू का डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा ए था तो डेल्टा एक्स आ रहा है। अब कहता है the delta x is the width of the stirrup which is have to be taken and the same of all stirrup। अब बोल रहा है डेल्टा एक्स जो है वो हर एक स्टिरअप में इक्वल लेंथ का होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ लिए डेल्टा एक्स जितना थिकनेस है वो थिकनेस सेम यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, वही थिकनेस यहाँ भी होनी चाहिए, वही उसका कहने का मतलब है। अब कहता है the under whether the put f of xi 1 that mean that f of x and f of xi minus 1 in the above expression if you want to take n very small n tends to infinity। अब कह रहा है कि जब मैंने xi लिया था और xf लिया तो ये वैल्यू दोनों की बहुत छोटा मैंने लिया है, मतलब xi और sf के बीच का गैप जो है बहुत स्मॉल है, और उसी स्मॉल गैप को मैंने एक नाम दिया है थिकनेस के तौर पे, n नाम दिया है, ऐसे थिकनेस सबको इक्वल कर रखा है। फिर कहता है अगर मैं उस n को क्या बोलूं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ थिकनेस इसमें जुड़ गए हूं, अगर इसको लगाया जा सके, एरिया इक्वल्स टू समेशन, छोटे वाले पार्ट का एरिया क्या बना, डेल्टा ए आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, ये n क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ स्टिरअप को। तो ये समेशन क्या लाया, क्या है, इस छोटे से एरिया को मैंने सबको एक साथ ऐड किया है, जिसको मैंने नाम दिया था अभी ए आई, ऐसा ए आई सबके लिए है, तो 1 से लेकर के n तक, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, किसके इक्वल होगा, यही एरिया इसके इक्वल भी है, यहाँ पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा ए का वैल्यू क्या है, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा ए आई का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू यानी एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स आई होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स आई है, यहाँ डेल्टा एक्स है सिर्फ। अब इसको एड अप कर देना है हमें, तो ये एड अप का मतलब समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक में, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रल a से लेकर b में f ऑफ x इंटू dx। मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया कि ये क्या बतलाता है, उसको हमने तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि मैंने छोटा एरिया लिया डेल्टा ए, फिर उसको मैंने सब पूरे एरिया में नंबर ऑफ n स्टिरअप थे उनको सारे को ऐड कर लिया है 1 से लेकर के n तक को। जब मैंने उसको ऐड किया 1 से लेकर के n तक को, तो बोलूंगा f ऑफ एक्स आई टू डेल्टा एक्स, पुट कर दिया उस वैल्यू को, तो क्या आएगा, a से लेकर b में एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है। ठीक, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें, मेरा है अभी कर बता रहा है। सिग्मा का मतलब है समेशन, जोड़ना, तो हमें जोड़ना किसको है, उन छोटे छोटे एरिया को जोड़ना है, इसलिए हम लोग सिग्मा का हेल्प ले रहे हैं। और बोलो, सिग्मा का यूज किया पड़ा क्योंकि हमें जोड़ना था, बोलो सर। जैसे कि ये जो फिगर बनाया सर,
ग्राफ पे सर, हाँ तो उसमें सर मिडिल में सर ये फोर्स लगा हुआ है। सर ऐसा कोई फिगर हो क्या जिसमें छाती में अगर फोर्स लगा हो तो? नहीं समझे, फिर से बोलिए जरा। सर एक मिनट सर। हाँ, तुम कैमरा शेयर करना चाहते हो अपना, दिखाना चाहते हो कुछ कॉपी में वगैरह, कुछ ऐसा है सर तो कोई एक आदमी इसको चांस दीजिए भाई, हम कैमरा ऑफ कर। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि फिगर ऐसा भी हो और किसी भी ढंग का हो। ठीक है, इस बात में आप एकदम से बेफिक्र रहिए कि इसमें फिगर ऐसा भी हो सकता है तो भी ये निकलेगा। और जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हैं तो जब 12th में पढ़िएगा मैथमेटिक्स तो वहाँ टीचर आपको सिखाएंगे ये ऐसे फिगर का भी एरिया निकलता है। कैसे फिगर का, जरा दिखाता हूँ मैं। हम लोग जो इंटीग्रल पढ़ते हैं ना, इसका इतना एप्लीकेशन है कि आपको इंजीनियरिंग के 4 साल तक, आपको 4 साल नहीं कहूँ तो 2 साल तक आपको पढ़ना है। 4 बुक पढ़नी पड़ती है इंजीनियरिंग में, और उसमें से आपको हर सेमेस्टर में किसी ना किसी में आपको एरिया फाइंड आउट करना ही पड़ता है, वो भी इंटीग्रल की मदद से। और आपको बताना एग्जाम्पल क्या क्या है एरिया निकालने का। तो बोलेंगे शेप शुरू कर लो। पहला शेप लेते हैं हम लोग इसका, सर्कल, एरिया सबको पता है। दूसरा होता है शेप पैराबोला, कैसा होता है, ये होता है एस टाइप का, एस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। इन सारे शेप का एरिया निकलता है। फिर होता है हमारा इलिप्स, इसका होता है शेप ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। ये है एग के शेप का, इसका भी एरिया निकलता है। और हम लोग निकालेंगे, बोर्ड में जरूरी है ये सब चीजें 12th में। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। अगला क्या है, हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला। इसका शेप होता है ऐसा, एक ऐसा। कैसे देखा जाए, नहीं समझ पा रहा हूँ, छोड़ो, याद नहीं है मुझे, गलत क्यों बताऊँ। हाइपरबोला का शेप नहीं याद है, लेकिन देखिएगा कुछ अलग ढंग का होता है, बड़ा अजीब, वो याद नहीं आ रहा मुझे इसका हाइपरबोला का शेप। लेकिन इन सारे फिगर का एरिया निकलता है। देखिए इसमें कोई बॉन्डेड है क्या कुछ रीजन, लेकिन सबका एरिया निकलता है, और हर का एक निकालेंगे हम। और स्ट्रेट लाइन का भी एरिया निकलता है, स्ट्रेट लाइन का एरिया निकलेगा। जैसा कि अगर मान लीजिए कोई फिगर में ऐसा लाइन दे रखा हो, एरिया निकालने पूछ देगा। कभी कभी दे देगा कोई लाइन ऐसा है, ऐसे जा रहा है, एरिया निकालने पूछ देगा। तो शेप कोई भी ढंग का हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, सबका एरिया निकल सकता है। एक होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला, एक होता है हाइपरबोला, दोनों का शेप होता है, वो दिमाग में नहीं आ रहा अभी। रेक्टेंगल हाइपरबोला, उनका भी एरिया निकलता है हम लोग, और इसी की मदद से निकालते हैं हम लोग एरिया, मतलब इसी फॉर्मूले के हेल्प से निकालते हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक बात जान लीजिए, जिस जिसमें एरिया पॉसिबल है हम उसी का निकाल रहे हैं। जैसे अभी फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे ना एरिया, किसका निकालते हैं एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि उससे छोटा चीज क्या हो सकता है। एरिया निकालने का मकसद हमारा है बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में व्यक्त करना। ध्यान सुनना, यहाँ हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले थे, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमने एरिया निकाला था। क्यों निकाला था, ताकि हम इससे हम क्या निकाल सके, वर्क डन निकाल सके। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तब उसका एरिया निकालते हैं। अगर मैं कहता हूँ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो इसलिए हम लोग वीटी ग्राफ का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी मिल रही हो मतलब वो एरिया इंडिकेट करेगा। मोटा मोटी मेरा ये कहना है। अब इसको तुम अप्लाई कर सकते हो अपने अलग अलग जगह पे। बस एक बार इसको पढ़ के चलिए, बाद बाकी जहाँ मैं करवा रहा हूँ फिजिक्स की क्लासेज उनको देखते चलिएगा, आपको समझ में आती रहेगी कहाँ का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द इंटीग्रल साइन लुक्स लाइक इनक्लोज ऑफ एस। बोलता है कि अगर हम इंटीग्रल साइन का मतलब ये होता है, इसको हम कह सकते हैं अगर एस को देखो, इसको ऊपर नीचे खींच दो इस तरीके से, तो कैसा एस दिखेगा, ऐसा दिखाई देगा। तो ये साइन इसका ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। ठीक है, अब कहता है
द रिमेनिंग यूज द बेसिकली इज द लिमिट ऑफ द सम ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। बोलता है कि बाकी जो भी चीज हम इसमें देखते हैं तो लिमिट ऑफ द सम ऑफ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टर्म। अच्छा, अब इसमें दो चीज आता है। इंटीग्रल हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा डेफिनिट और एक होता है हमारा इनडेफिनिट। दोनों में अंतर क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल में क्या हो गई, इंटीग्रल में क्या हो गया, हमारे पास इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पता होगी पहले से। ये है साइन इंटीग्रल का, और इसमें हम लोग एफ एक्स इंटू डी एक्स बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसका मतलब उसमें साइन में लिमिट नहीं पता है हमें। जैसे कि इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? अलग ढंग से निकलता है, इसका आंसर अलग निकलता है। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो डिफरेंट इंटीग्रल क्या होती है? जब रीजन बाउंडेड हमें पता हो किस कहां से कहां तक रीजन में पूछा है इंटीग्रल, तो उसको बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रल। जहां रीजन का कोई पता नहीं हो, जैसे ये ऐसे शेप का अगर पूछे हमें एरिया क्या होगा, तो बोलेंगे इसका अंतिम पॉइंट की क्या है। अगर नहीं मेंशन है तो ये कहां तक जा रहा है हमको नहीं पता हो, तो उसको बोलेंगे इनडिफरेंट इंटीग्रल बनता है। और भी कई तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि दिखाता हूं। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। जैसे कि अगर मैं किसी एक का फिगर बनाता हूँ, साइन एक्स का फिगर बना रहा हूँ, फिगर ये होता है, ठीक है, और इसका फिगर एक ये होता है। कोई कह सकता है क्या इसका कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है। तो साइनस का कर्व कहीं खत्म नहीं होता है। तो जब भी साइनस को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, अगर हमें लिमिट नहीं दे रखा हो, तो इसका वैल्यू क्या कहलाएगा? इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, मतलब कहीं भी जा सकता है। डिफिनिट इंटीग्रल निश्चित वैल्यू है, यहां से यहां के बीच में, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी में, तो डिफिनिट वैल्यू आएगी, डिफिनिट इंटीग्रल हो रहा है। बात समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। ठीक, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। डिफिनिट इंडिफिनिट में किसी को कोई डाउट है तो बता दे। पहचानना बस हम ये पूछना चाहते हैं। पहचान में क्या है? यहाँ लोअर लिमिट दे रखा होगा, अपर लिमिट दे रखा होगा, इसमें लोअर अपर लिमिट नहीं बोलेगा या नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में, इसका मतलब वो इंडिफिनिट इंटीग्रल है। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है नेक्स्ट चीज, द फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज नोन एज इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx एंड इज डिनोटेड एज। बोलता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, द फंक्शन g ऑफ x is known as the function g of x is known as the indefinite integral ठीक है, of fx and it is denoted by as। कैसे लिखेंगे? बोल रहा है कि gx जो है कोई fx का फंक्शन है और कैसा है? इनडिफिनिट इंटीग्रल है, मतलब उसमें डिफिनिट नहीं है। इनडिफिनिट केस में क्या लिखा होगा? ये fx इंटू डी एक्स लिखा रहेगा। अगर यही क्वेश्चन बोले डिफिनिट इंटीग्रल में है तो क्या होगा? सेम स्टेटमेंट, इफ इट इज इन डिफिनिट इंटीग्रल, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? इस तरीके से लिखेंगे, g ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b इंटू एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। मैं अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, लेकिन क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा यहाँ पे a और b, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b। मतलब ये दोनों वैल्यू जो है a और b है वो x के लिए है, और जो कि फंक्शन में x भी है, यहाँ भी x है, लेकिन हम उसमें वैल्यू फाइनल में पुट करते हैं इस चीज को। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कैसे करूंगा? एफ ऑफ एक्स है, dx करने के बाद वैल्यू fx में आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इस लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, फिर बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, ये उसका फाइनल आंसर आया। तो किसी भी डिफिनिट इंटीग्रल का मतलब है
उसमें अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए। तो ये डेफिनेट में क्या खास बात है, हम इसके एक स्टेप आगे तक जाते हैं, यहां तक हम इसमें भी करेंगे, ये भी आएगा आंसर में, क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी बच जाता है। ये सी क्या कहलाता है, इट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में जो आपने लिमिट नहीं दिया ना, तो कुछ ऐसा क्वांटिटी है जो इसको बैलेंस करके रखता है, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट आती है। लेकिन इसमें क्या है, जब लिमिट पता है हमें तो ये एक फिक्स क्वांटिटी को दर्शाता है, मतलब ये वैल्यू पक्का है। लेकिन इसमें अगर लिमिट वैल्यू नहीं पता है तो ये कुछ वैल्यू आगे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सी पर। तो फर्क क्या है डिफिनिट इंटीग्रल में, सॉरी ये है इनडिफिनिट, ये है मेरा इनडिफिनिट में क्या बोलेंगे कि वैल्यू प्लस सी करके लिखना होता है, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल में क्या होता है, वैल्यू सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती है। क्लियर है, इसमें फाइनल स्टेज ये है, इसका फाइनल स्टेज ऐसा होगा। कोई दिक्कत इसमें, अब बुक में दे रखा है जी बी माइनस का जी है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने इसको एफ बी माइनस एफ ए कर रखा है, दोनों एक ही बात है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर, सिर्फ बेसिक चल रहा है अपना लोग का, सिर्फ बेसिक चल रहे हैं हम लोग, कुछ बड़ा चीज नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है एग्जांपल, लिखता है सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वी विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, मतलब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू, डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 1 2 एक्स इक्वल्स टू 2। तो क्या बोलेंगे, द एरिया इक्वल्स टू, अच्छा मैं एरिया क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रल का मतलब ही एरिया होता है, तो क्या लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और बोलता है डिफरेंट इंटीग्रल है, मतलब लिमिट हमें पता है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना है। एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, पुट कर दो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रल 1 से 2। यहाँ के बाद अब अप्लाई करना पड़ता है इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ इंटीग्रल x की पावर में n होता है इंटू डी एक्स, तो वैल्यू लिखते हैं x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c। अब प्लस का c तब लिखना है आपको जब यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखा हो, और ये मैं प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ तो वहां पे लिमिट नहीं दूंगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी इंटीग्रल की वैल्यू, तो बोलेंगे सिर्फ x के पावर में n, क्योंकि n पहले से है, और क्योंकि dx मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर में एक x बढ़ जाएगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग x के पावर में n प्लस 1 लिखते हैं, और जो भी पावर में बढ़ता है उसी को हम लोग डिवाइड भी करते हैं। यही प्रॉपर्टी कहलाती है इंटीग्रल की, तो जो भी नंबर आप पावर में बढ़ाइएगा उसी पावर को आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यही लगाना है इसमें प्रॉपर्टी, तो क्या लिखूंगा इसको, x के पावर में 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1, और लिमिट क्या लगाना है इसमें, अपर लिमिट क्या है इसमें 2, लोअर लिमिट क्या है 1, तो क्या वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 2 के पावर में 2 प्लस 1 है तो 3 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको नीचे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, x के पावर में आएगा 3 डिवाइड बाई 3, और लिमिट अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 2, तो 3 क्या है कांस्टेंट है, रूट के बाहर निकाल दो, तो 1/3 बाहर लिखो, और क्या बचा अंदर में एक्स क्यूब और 1 से 2। अब पुट करो एक बार अपर लिमिट को, सबसे पहले हम अपर लिमिट ही पुट करते हैं 1/3, तो क्या आएगा 2 के पावर में क्यूब माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 का क्यूब, वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम बोलेंगे वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू 2 का 3 का मतलब होता है 8, और 8 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 7, तो आंसर कितना आ गया मेरा 7/3। अब जो भी यूनिट होगा इसका, अभी तो कुछ सेंटीमीटर लिखा नहीं है यहाँ पे, तो हम सिर्फ कहेंगे यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, यानी ये एरिया इंडिकेट करता है हमारा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ उसका यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर आएगा। किसी को समझने में यहाँ पे कोई दिक्कत बता दे। नो सर। हिमांशु कोई दिक्कत हो रहा है,
चले आगे हम लोग। अब देख लीजिए अपने बुक में भी सेम ऐसे सॉल्व किया जैसे मैंने बताया है। अब कहता है क्लियरली टू इवेलुएट द डेफिनिट इंटीग्रल वी नीड टू नो द करस्पॉन्डिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल। बोलता है कि हम यहाँ से समझ पाते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल में ज्यादा फर्क नहीं है। वी नीड टू नो द करस्पॉन्डिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल, मतलब हमें डेफिनिट जानने से पहले हमें इंडेफिनिट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका ही इस्तेमाल किया है। एंड सम कॉमन इंटीग्रल वैल्यूज, और उसके कुछ कॉमन रिजल्ट क्या है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब कहता है द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, ये लिख दो यहाँ पे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पहला है क्वेश्चन, मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल x के पावर में n इंटू डी एक्स, वैल्यू आ गई x के पावर में n प्लस का 1 डिवाइड बाई n प्लस का 1। अब देखो बुक में नहीं लिखा है प्लस सी, लेकिन होना चाहिए प्लस सी, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्लस सी आता है 12th के मैथ्स के मुताबिक। इंटीग्रल 1/x इंटीग्रल करेंगे dx के साथ तो वैल्यू आएगी ln x प्लस सी। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है इंटीग्रल साइन x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू आएगी माइनस का कॉस x प्लस सी। फोर्थ प्रॉपर्टी इंटीग्रल e टू दी पावर में x इंटू डी एक्स, वैल्यू होती है e की पावर में x प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ क्या रखा था इसमें कि यहाँ n डज नॉट इक्वल्स टू -1, यहाँ दे रखा था कि x इज पॉजिटिव। फिर क्या रखा है यहाँ पे साइनस हो गया ना, एक प्रॉपर्टी नंबर 5 भी है, जगह नहीं है, एडजस्ट करता हूँ कहीं पे। इंटीग्रल cos x इंटू का dx, वैल्यू होगी sin x प्लस का c। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये, याद रहेगा। अब इस प्रॉपर्टी को पूछिए मत कि कौन कैसे आया, जैसे ये प्रॉपर्टी कैसे बन रही है मैंने नहीं किया है, जिसने डिराइव किया इंटीग्रेशन को उससे पूछना ये ऐसे क्यों लिखा है इसको, कि x की पावर में n+1 को डिवाइड किया n+1 के साथ और प्लस c क्यों लिखा, 1/x को dx करने पे ln x क्यों होता है। एक लॉजिक ये भी बता सकता हूँ मैं कि जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज आती है। तुमको जब मैंने कल पढ़ाया था डिफरेंशिएशन तो मैंने ये चीज सिखाया था यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x चेक करना, इसकी वैल्यू दे रखी होगी 1/x। फिर बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x की वैल्यू क्या होती थी हमारी, होती थी sin x के इक्वल होती थी, लेकिन आगे माइनस साइन आता था। तो यही रीजन है कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसी का रिवर्स प्रोसेस कहलाता है। तो कोई भी टीचर पढ़ाएगा यही बात बोलेगा, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। कैसे, एग्जांपल यहाँ पे, जैसे मैं इससे शुरू करता हूँ एग्जांपल को, किसी को फोटो खींचना पहले फोटो खींच लो, फिर मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा। सर ये जो पहला प्रॉपर्टी है सर, उसके हाँ, लास्ट लिखा हुआ है सर, n डज नॉट इक्वल टू, n डज नॉट इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए तो बेसिक चीज है, हमेशा जब भी डेरिवेटिव में कोई चीज होता है उसको नॉट डिफाइन चेक करना होता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, और मोटे मिटाऊंगा मैं इसको अभी। स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ ले लीजिए, वही बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया सर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द इंटीग्रल इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो हम क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन d ऑफ x के पावर में n+1 को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, x के पावर में n+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 और फिर पावर में एक घट भी जाता है, ये होता है डिफरेंशिएशन में। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू, और डिवाइड में अब हमारे पास क्या है यहाँ पे n+1 भी तो था, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, x के पावर में n+1 अपॉन n+1। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ये ले आना है। तो डिफरेंशिएट किया इसको dx के साथ, तो n+1 कांस्टेंट था, नीचे डिवाइड किया n+1 के साथ,
तो n+1 और n+1 कट गया, आंसर क्या आ गया, x के पावर में n, यही मेरा आंसर आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, सॉरी इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू ln x था और प्लस सी था। सर आपने प्लस सी को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, प्लस सी मैंने पहले कहा है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता था यहाँ पे प्लस डी सी अपॉन का डी एक्स, तो ये वैल्यू क्या होगी 0 बिकॉज सी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी x की पावर में n आ रही है, ये है पहला का प्रूफ है। दूसरा प्रूफ क्या कहता है, इसको डिफरेंशिएट करो और ये ला के दिखाओ, तो क्या करूंगा d ऑफ ln x प्लस का c अपॉन का dx इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करो, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है इंटू dx अपॉन का dx प्लस c मतलब कांस्टेंट, तो dc अपॉन का dx, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या बन गया dx से dx कट गया 1 आ गया, आंसर क्या आ रहा है 1/x। तो जो भी वैल्यू 1/x आ रही है क्या वो LHS में है, बोलेगा LHS में है। सर ये dx और इंटीग्रल क्या करता है वो भी समझ लो, इंटीग्रल इंटू dx जो रहता है ना वो आपस में कैंसिल हो जाता है। क्या समझ में आई बात, कि अगर 1/x दे रखा हो, क्या कह रखा हो इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू dx दे रखा हो, तो आप बोलेंगे सर dx का क्या काम है, dx का काम होता है इसमें जो इंटीग्रल है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो वैल्यू क्या बच जाएगी सिर्फ 1/x। तो फिर x का क्या काम है सर, उतना नहीं सोचो, मतलब dx बताता है एक स्मॉल चेंज है उसको इंटीग्रेट कर रहे थे 1/x के लिए, जो इंटीग्रेट करता है हमारा वैल्यू ln x का। और इसी चीज को मैंने जब रिवर्स किया तो भी मैंने देखा कि ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/x आ रही है, मतलब द इंटीग्रल इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जितने भी मैंने प्रॉपर्टी कल लिखवाए डिफरेंशिएशन के सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बदल सकता है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं कैसे, किसी को फोटो खींचना है तो खींच ले। हो गया सर। नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 है शायद, नहीं 3 होगी ना, 3 पर प्रॉपर्टी कहता है इसमें इंटीग्रल साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का कॉस एक्स इंटू है, हाँ माइनस कॉस एक्स प्लस का सी, ये फॉर्मूला होती है। अब मैं कह रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करो और ये लाके दिखाओ कि होती है कि नहीं होती है। लिखूंगा डी ऑफ माइनस कॉस एक्स अपॉन का डी एक्स प्लस डी ऑफ सी अपॉन का डी एक्स। तो कॉस डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, क्या होता है कॉस डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन एक्स होता है। कल मैंने लिखा था कॉस डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, और पहले से माइनस एक और है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ दे रखा माइनस साइन है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। क्या आंसर आ रहा है साइन एक्स, यही साइन एक्स है ना इस तरफ, मतलब मेरा प्रूफ हो रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 डी ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स के प्लस सी, करके देखना आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ क्या बोलूंगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा 10x के। तो जितना भी मैंने प्रॉपर्टी कल कहा था कि डिफरेंशिएशन याद कर लो, उन सारी प्रॉपर्टी को मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो सारा इंटीग्रल का बन जाएगा। यही रीजन है कि उसने इंटीग्रल के सारे फॉर्मूला नहीं लिख के दिया है तुमको, लेकिन तुम चाहोगे तो 12th के बुक में देखोगे तुमको पहले पेज में मिल जाएगा सारा इंटीग्रल का फॉर्मूला, अब बगल में लिखा रहता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। आया समझ में सबको? यस सर। The instruction of differential and integral calculus is not rigorous and intended to the converting to the basic notation of a calculus। ठीक है, अब जितना भी मेरे पास बातें थी मैंने बता दिया है। बाकी लोग जो कल का वीडियो नहीं देख पाए हिमांशु उसको जाकर देख लेना, डिफरेंशिएशन को मैंने जो कल डिटेल में बताया था वही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल उससे आसान चीज है। तो डिफरेंशिएशन अगर समझ में आ गया है तो इंटीग्रल समझ में आएगा ही आएगा। तो अब मैं शुरू करूंगा जो असाइनमेंट मैंने कल दिया था वो, ठीक है, जितना मुझे बताना मैंने बता दिया इंटीग्रल में, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो उसके सर। अंदर कुछ डाउट है, उसके अंदर कुछ पूछना है इसमें?
नहीं बोल रहे हैं, देख लीजिए। और कुछ और हो तो पूछिएगा, कभी भी हम क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं आप। जैसे एक चीज मेरे मन में चल रहा है, हम चाहते हैं आप लोगों को बताएं। वो भैया एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने कल एक क्वेश्चन लिखवाया था, जो अभी लिखवाया भी है, डी ऑफ सी अपॉन का डी एक्स, क्या लिखता हूँ, उसका वैल्यू 0 होता है। तो किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू 0 होती है। तो लेकिन वैल्यू 0 होती है, वेरी गुड। लेकिन अगर हम कोई बोले इंटीग्रल करें किसी जीरो का, तो वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स आएगी। क्या बोलूंगा, 0 इंटू डी एक्स क्या होगा, सॉरी, अरे क्या हो रहा है, इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ मैं, कैसे करूंगा इंटीग्रेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या होगा 0 इंटू डी एक्स किसके इक्वल आएगा, हमारा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। यानी कि जब हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं किसी कांस्टेंट को, तो वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर हम उसी 0 को अगर मैं इंटीग्रेट करूं dx के रिस्पेक्ट में, dx ही लो या dy कुछ भी ले सकते हो तुम, तो dx के इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है, मतलब 0 नहीं आती है। तो इंटीग्रल की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिफरेंशिएशन 0 होता है। कब होता है, जब कोई कांस्टेंट होता है तब। तो इंटीग्रल जब 0 को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो कांस्टेंट क्यों आती है, रीजन क्या है कि 0 dx क्या होता है वैल्यू, तो हम बोलेंगे 0 होगा। लेकिन प्लस हम लोग सी लिखते थे, जो प्लस सी लिखते हैं ना, क्योंकि ये इनडिफरेंट इंटीग्रल है, तो इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सी बच रहा है, यही कांस्टेंट मतलब वो वापस से वो सी आ जाता है। अगर ये सी नहीं लिखते या प्लस सी नहीं लिखते रहे, तो इसका मतलब ये चीज हमको पूरी तरह से नहीं आता है। समझ में आ रही है बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर किसी डी सी अपॉन का डी एक्स करता हूँ वैल्यू 0 होती है, लेकिन अगर मैं 0 इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो वैल्यू भी सी आती है। और सी ही क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट का अल्फाबेटिकल पहला लेटर सी है। इस बात को याद रखिएगा थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अच्छी क्वेश्चन है, भले एग्जाम में कभी नहीं पूछे, लेकिन आपको कोई अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप याद रखिए इस बात को, किसी को भी पूछिएगा। चलिए आगे। यस सर। पुष्पेंद्र कोई डाउट है इसमें, इस बार इस पॉइंट में कोई डाउट है, तो बोल ही नहीं पा रहा है, नहीं सर, पता समझ नहीं क्या इंटरव्यू तो, ठीक है समझ गया, वेरी गुड। चलते हैं आगे, ठीक है, हम लोग होमवर्क की तरफ चलते हैं। अब हिमांशु आप चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि होमवर्क अब डिस्कशन होगा, वैसे रहो तो अच्छी बात है कि होमवर्क भी जरूरी है, तुमको भी सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। बोलिए आप लोग कौन सा क्वेश्चन पूछना है, उसमें 13 नंबर एक्सरसाइज दिया था मैंने, हाँ बोलिए क्वेश्चन नंबर कहिए। सर क्वेश्चन नंबर 10 सर। 10 से पहले पुष्पेंद्र कोई डाउट है तो बताइए, 10 से पहले कोई डाउट है पुष्पेंद्र। सर क्वेश्चन नंबर 2 में है। हाँ 2 में क्या, 2 में कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब बोलता है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, क्या यहाँ पे y है, नहीं, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। अगर सिर्फ कोई भी कहे डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उसको बोलेंगे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है। अब बोलता है किसका डेरिवेटिव, एक्स का, तो उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसी डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स से, चाहे इसको ऐसे लिखो डी एक्स अपॉन का डी एक्स। कहाँ पूछ रहा है, एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो हम पहले से जानते हैं कि dx अपॉन dx तो है, वो अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू तो कट ही जा रही है, वैल्यू क्या आ रही है 1। तो क्या यहाँ पे कोई x बचा, क्या नहीं बचा, तो वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो क्या इसमें हम कुछ 1 पुट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कहीं पे कोई x बचा ही नहीं, तो 1 कहाँ पुट करूंगा मैं, तो आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। बोलो पुष्पेंद्र कोई बात है इसमें, एग्री, कुछ बोल ही नहीं रहा है, आगे बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास।
तो 7 नंबर का सेकंड बता देंगे। हाँ वो भी बता देंगे। सर। उससे पहले कोई और? नो पुष्पेंद्र, सर। एक बार पूछ लेते पुष्पेंद्र से। पुष्पेंद्र 7 का सेकंड बोल, सर मतलब फोर्थ उससे का पहले कोई फर्स्ट। और? हाँ फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, फोर्थ पे कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 27 है, हमें कहता है इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा मैं? डी ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 27 डिवाइड बाई डी एक्स। क्या बनेगा ये? डी ऑफ एक्स क्यूब अपॉन का डी एक्स माइनस डी ऑफ 27 अपॉन का डी एक्स। अब मैंने कहा है कल फॉर्मूला, x के पावर में n होता है तो n मल्टीप्लाई होता है, तो लिखेंगे 3 इंटू का x के पावर में 3 माइनस का 1 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, कट जाएगा 1 बचेगा, माइनस 27 कैसा नंबर है? कांस्टेंट नंबर है, डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा। आंसर आ गया 3 इंटू एक्स के पावर में 2। सर आया समझ लेकिन में सर मुश्किल? फोर्थ प्रिंसिपल का अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल का कहने का मतलब इसका ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल का मायने मतलब है कि डी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी कि दो फंक्शन अगर आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने को ही बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये वर्डिंग का मतलब इससे इतना ही है। और कुछ नो। पुष्पेंद्र? अगला क्वेश्चन बोलो पुष्पेंद्र। 7 के 2 से पहले कोई और क्वेश्चन है? बड़ा टाइम लगा रहा है नहीं पुष्पेंद्र, सर। मार्क। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 का 2। ऐसा नहीं है हिचकिचा सोचना है कि सर हम ज्यादा पूछ लेंगे, सर हमको सर कमजोर समझेंगे। डोंट थिंक लाइक दैट। जब मैं पढ़ता था ना तो मैं टीचर को पीछे नहीं छोड़ता था, अपने हर डाउट को लेकर उनके पीछे भागते रहता था। वही रीजन है कि तुम लोग का सारा डाउट बता पाता हूँ। 7 का 2, अपने डाउट को छुपाना नहीं है, उसको तोड़ना है। 7 का 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी होल क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है। पता नहीं आँख इतना फड़फड़ा रहा है, दिखता नहीं है साफ से। अब कहता है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमें क्या निकालना है? सम ऑफ जो भी हो, ए एंड बी कांस्टेंट है, यहाँ पे बोल रखा है ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ये बात नहीं बोलता तो भी हम लोग कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। और एक्स क्या है? वेरिएबल है, तो ये किसका फंक्शन है? इसको हम लोग मान सकते हैं लेट ऑफ यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करना है डी ऑफ यू ऑफ एक्स को अपॉन डी एक्स, वैल्यू क्या आएगी? डी ऑफ ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी एक्स। पावर 2 है, मल्टीप्लाई कर दो। बी अपॉन का डी एक्स। क्लियर है? क्या सर और डिफ्रेंशिएट होगा? हाँ होगा, इंटू डी ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन का डी एक्स। तो क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, इसी में वो बात आ गया है, इसी स्टेप में ना ये बात इंक्लूडेड है। तो बस इसको लिखिए, तो क्या आएगा? 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, 2 माइनस का 1 है मतलब पावर 1 बचा, इंटू डी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? डी ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन का डी एक्स प्लस का डी ऑफ बी अपॉन का डी एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, पुट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर क्या आ गया? 2 इंटू का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या आएगी? 2ax आएगी। जब डी बी अपॉन डी एक्स देखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 होगी। तो आंसर क्या आ गया? 2 2 जा 4 ए एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी। आंसर आया समझ में? यस सर। सर 9th का 5th क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट। ओके, फोटो खींच लीजिए, जिसको डाउट था अपना फोटो इसको पिक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा सर। हाँ, एक मिनट।
ठीक है, अब फोटो लीजिए। सॉरी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मिटा रहा हूँ। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन से पहले? 9 के 5th क्वेश्चन से पहले कोई क्वेश्चन? नो सर। कहता है x के पावर में माइनस का इंटू, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं शुरू में, सबसे पहले माइनस 3 इंटू एक्स 4 इंटू में -5। अब इस 3 ठीक है, डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आएगा आंसर? 3 इंटू का -4 इंटू का x की पावर में -5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4 इंटू का -9 इंटू एक्स के पावर में -9 -1, तो -10 बन जाएगा। अगले स्टेप में लिख देंगे, तो 4 3 क्या आ गया -12 एक्स के पावर में -5 और प्लस आ गया 36 एक्स के पावर में -10 आंसर। बोलो इसमें क्या डाउट था, मतलब आया समझ में क्वेश्चन? कोई चीज पूछने लायक हो इसमें तो पूछ हाँ लीजिए। सर। बोलिए क्या पूछना है, मतलब आपने बोला कि हाँ सर समझ में आ गया, और कुछ पूछना तो बताइएगा। सर dx कहाँ गया? सर dx कहाँ गया? डिफरेंशिएट में dx कहाँ होता है, गायब हो जाता है ना वो चीज, लिखते थोड़ी ना बात बस में हम लोग। ये dx अपॉन dx तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x के पावर में -4 था, तो x के पावर -4 मल्टीप्लाई गया और -1 एक बढ़ जाता है x के पावर में, तो -5 बन गया। और जो dx था वो उसका यूज क्या है, dx अपॉन dx कट जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो मैं उसको लिखा नहीं हूँ, चाहो तो लिख लो उस बात को। और यहाँ भी dx अपॉन dx कट के 1 आ गया, मैंने उस बात को मेंशन नहीं किया। अगर वो नीचे में x ऊपर में y होता तब मैं कायदे से लिखता वहां पे dy/dx, क्योंकि मुझे पता है कि dx और dx कट जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस बात को इग्नोर करते चला जा रहा हूँ। ओके सर। समझ रहे बात को? यस सर। और कुछ पूछना है इसमें? नो सर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10। ऋषिकेश क्या क्वेश्चन पूछा था तुमने? 10 नंबर यस सर। इंटेंट का पकना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, वो बस यूज करना चाहता है कि क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, एस्केप इट। बस तुमको डिफरेंशिएशन पता है ना, साइन का डिफरेंस क्या होता है, कॉसेस होता है बस। 10 नंबर क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यस सर, 11 का सेकंड एंड सिक्स्थ। 11 का सेकेंड एंड सिक्स्थ, ठीक है। फोटो ले लिए इस क्वेश्चन का? यस सर। नेक्स्ट है 11 का सेकेंड और सिक्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकेंड नंबर दे रखा है इसमें, सेक एक्स दे रखा है। अब इसका डिफरेंस जैसे करना है, जब बात करते हैं तो सीधे फॉर्मूला ही है, डी ऑफ सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेक एक्स इंटू 10x होती है। अब इसमें मैं क्या बता दूं, इसमें क्या मैं बता दूंगा नया चीज। और 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर है वही कि हो नहीं, गया आंसर। जैसे कि इसमें ये आंसर हो गया। अब इसमें हम क्या दिमाग लगाऊंगा मैं, तुम ही बताओ। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो सेक एक्स डेफिनेशन क्या होता है हमें पता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो वैल्यू पुट कर दी थी, वही चीज लिख देना था अगले स्टेप में, वही आंसर हो गया। d by dx into tan x।
तो सर हमको लगा 10x का कहीं पुट करना होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ अंदर वाले x की बात करते हैं ना। यहाँ पे sec x का फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x होता है, और फिर इसको dx बाउंड dx नहीं लिखते हैं हम लोग। ओके अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है हमारा, वो भी सिंपल है। देखो फॉर्मूला बेस्ड है खाली, 3 cot x, समझ गए ना, छोड़ दूं मैं, ठीक है। अब आप लोगों को जिनको भी लग रहा है कि इंटीग्रल क्वेश्चंस करने हैं, तो अब देखिए हम इंटीग्रल क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आपको करने पड़ेंगे, उनको फोटो खींचने का बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या क्या है। जितना मैंने करवाया है डिफरेंशिएशन, इसमें इतना तो बन गया होगा दिमाग में कि सर ने जितना करवाया क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा कि सर ने कंसेप्ट बना दिया। मतलब डिफरेंशिएशन से डर नहीं लगेगा आपको। कभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बीच में फिजिक्स का, तो वहाँ डरना नहीं चाहिए अब, हमको यहाँ लगता है कि नहीं। तो उसी हिसाब से जिन लोगों के पास अगर ऐप हो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का तो अच्छी बात है, उसी में क्वेश्चन बहुत लहर है। एक्सरसाइज 7.1 देख लीजिए, क्लास 12 का पार्ट 2 है, क्लास 12 का पार्ट 2, वापस रिपीट कर रहा हूँ नाम। ये टेक्स्ट बुक कौन सा है, क्लास 12 पार्ट 2। बोलिएगा, मैं इसको फोटो खींच के सबको व्हाट्सअप कर दूंगा, अपने चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा असाइनमेंट सेक्शन में। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर गिन चुन के दिया ना क्वेश्चन, इतना कह दीजिएगा, बच्चा तो परेशान हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन 22 हैं, ठीक है। जिनसे 22 बनने का लायक है 22 बनाइए, जिनसे जितने बन सके उतने बना लीजिएगा। 22 क्वेश्चन है, उससे आपको सारे समझ में आ जाएंगे। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है उसमें अंदर। क्या बोल रहे हो सर? कौन सा बुक? ये है एनसीईआरटी 12 पार्ट 2। क्या बोलोगे? एनसीईआरटी मार्च 12 पार्ट 2। सर कवर दिखाए ना एक बार। सर कवर दिखाइए, सर कवर देख लीजिए। मैथ का क्या सर? हो गया? ठीक है सर, हो जाएगा ना? यस सर। तो यही चीज आपको 7.1 एक्सरसाइजेस में उसको आपको करना है। करके आइए, कल डिस्कस करते हैं। अगर कल हमारा आप लोग डिस्कस करके आएंगे तो कल मैं फिर से फिजिक्स को कंटिन्यू करना शुरू कर दूंगा। और बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने एक ही दिन में डिफरेंस समझ लिया और क्वेश्चन भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत तुम लोग से खुश हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग कीजिएगा मेहनत, हम जरूर आप लोग के लिए और मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास को आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज क्लास इतना ही रखते हैं, कल इतना करके आइए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कल पहले फीस पढ़ेंगे, फिर हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले फीस आगे बढ़ाना है, थ्योरी को नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कल। इंपोर्टेंट है, कल से वेक्टर कैलकुलस शुरू, वेक्टर चैप्टर शुरू होगा कल से। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कैसे समझते हैं उसको पढ़ेंगे कल, ठीक है। गुड नाइट सर।